दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण करने के कई तरीके हैं, जिसमें पाठ्य प्रस्तुतिकरण है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा चित्र और रेखा चित्र के माध्यम से भी आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, आंकड़े जो होते हैं, डेटा जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं और इन रॉ फॉर्म डाटा से किसी भी तरीके का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इसीलिए हमें आंकड़ों को सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, यानी कि आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है। लेकिन जब एक बार आंकड़ों को उसकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसके पश्चात ये भी देखना पड़ता है कि आंकड़ों को हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट करें, यानी कि आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट करने का तरीका ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। यानी कि आंकड़ों के प्रस्तुति का अर्थ है एकत्रित जानकारी को स्पष्ट रूप से, साफ रूप से, आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना, ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति या विशेष ज्ञान जिसके अंदर ना हो वो भी उसको आसानी से समझ सके। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को सांख्यिकी नियमों की जानकारी हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सांख्यिकी का ये लक्ष्य भी है कि सामान्य व्यक्ति भी सांख्यिकी को समझे और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल सके। तो यही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका है। तो पहला तरीका है आंकड़ों का पाठ्य प्रस्तुतिकरण। पाठ्य प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम आंकड़ों को एक कह सकते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 में 100 करोड़ थी, जो कि 2021 में बढ़कर 120 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट दिया ये एक तरीके से पाठ्य प्रस्तुतिकरण है, यानी कि जब हम आंकड़ों को शब्दों में या वाक्यों के रूप में रखते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मतलब एक तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं वाक्य के माध्यम से आंकड़ों की, तो उसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण। यानी कि इसके अंदर एक फ्रेज होता है, एक पैराग्राफ होता है, एक समरी होती है, एक तरीके से लाइन होती है जिसके अंदर आंकड़ों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। एक दृष्टि से आप इसके पाठ्य सामग्री के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए ये केवल तभी उपयुक्त है जब आंकड़े छोटे हों, लिमिटेड हों और एक तरीके से आप कह सकते हो विस्तृत रूप से समझाना आवश्यक हो। यानी कि जब आपको आंकड़ों को विस्तृत रूप से समझाना आवश्यक हो तब हम पाठ्य प्रस्तुतिकरण का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2015 में कुल 2000 सड़क दुर्घटनाओं में से 75 दुर्घटनाएं प्रातःकाल हुई। तो इस तरीके का अगर प्रस्तुतिकरण करते तो उसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण। अब दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे शीघ्र समझने में कठिनाई, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इस तरीके के प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको शीघ्रता से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इसको समझने के लिए जरूरी है कि पूरी की पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ें, उसे देखें, उसे समझें, तभी जाकर इसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अलावा समय लेने वाली विधि है। समय लेने वाली विधि क्यों है बच्चों? क्योंकि इस विधि में आप जब आंकड़ों को पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे आंकड़े आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आंकड़ों को पूरी तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए इस पूरी की पूरी विधि में आपको टाइम लगता है। इसलिए इस विधि के माध्यम से एक बार में देखकर आप निष्कर्ष कुछ नहीं निकाल सकते। इसके अलावा ये कम आकर्षक है, क्योंकि इसको देखने में लंबे लंबे पार्ट्स दृश्य रूप से आकर्षक नहीं होती। कई बार लगता है कि यार इसको पढ़ना पड़ेगा, डेटा पढ़ना पड़ेगा, डेटा पढ़ने के बाद इसको समझना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो रुचि है वो भी धीरे धीरे घट जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा पाठ्य प्रस्तुतिकरण के बारे में। आगे हम बात करते हैं आंकड़ों का सारणीय प्रस्तुतिकरण के बारे में। जब आंकड़ों को हम टेबल में रखते हैं, यानी कि कॉलम में और रो में, तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ों का सारणीय प्रस्तुतिकरण। यानी कि आंकड़ों का सारणीय प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा है हम उनको पंक्तियों के माध्यम से, रो के माध्यम से उसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा है, विद्यार्थियों की संख्या है और क्लास है, तो ये एक तरीके से ये हम टेबलर फॉर्म में रख रहे हैं। तो इस तरीके का जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सारणीय प्रस्तुतिकरण। यानी कि जब हम आंकड़ों को पंक्तियों में और स्तंभों में की सहायता से रखते हैं, ताकि आंकड़ों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। पंक्तियों में और स्तंभों में आंकड़ों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं आंकड़ों का
प्रस्तुतिकरण, सारणियन प्रस्तुतिकरण, इसके माध्यम से आसानी से हम आंकड़ों को समझ सकते हैं, आंकड़ों की तुलना आसानी से कर सकते हैं और शीघ्र रूप से हम इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वर्गीकरण जो है वो पहले आता है और सारणियन बाद में आता है। यानी कि सबसे पहले हम आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे और उसके बाद हम सारणियन करेंगे। यानी कि बिना वर्गीकरण के आंकड़ों को सारणियन करना, यानी कि टेबुलर फॉर्म में रखना संभव नहीं है। इसलिए वर्गीकरण हमेशा सारणियन की पूर्व की स्थिति है और बिना वर्गीकरण के सारणियन करना संभव नहीं है। इसके अलावा वर्गीकरण में आंकड़ों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टेबल समझाने की प्रयास करूं। मान लीजिए किसी कक्षा है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। अब यहां पे विद्यार्थियों की संख्या है। अब यहां पे मान लीजिए हम ये भी लेते हैं लड़के और लड़कियां। तो इस तरीके से जब हम आंकड़ों को दिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारणियन का तरीका, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने वर्गीकृत किए, जो आंकड़ों को हमने वर्गीकृत किया है, जो हमने आंकड़ों को वर्गीकृत किया है उसको व्यवस्थित रूप से जब हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर रख देते हैं, सारणी में रख देते हैं, तो उसको दोस्तों सारणियन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सारणियन के उद्देश्य की बात करें कि आखिरकार सारणियन करने के क्या उद्देश्य हैं, तो जटिल आंकड़ों को सरल बनाना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। क्योंकि जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो वो व्यवस्थित तो हो जाते हैं, लेकिन उनको समझना बड़ा मुश्किल है। सारणियन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आंकड़ों को सरल, अर्थपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सके। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य होता है स्थान की बचत करना। क्योंकि जब हम पाठ्य सामग्री के माध्यम से आंकड़ों को रखते हैं तो वो बड़ा स्थान लेता है, कम आकर्षक होता है। लेकिन जब हम टेबल के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो वो दिखने में आकर्षक होते हैं और साथ ही साथ उनके माध्यम से समझना भी आसान हो जाता है, यानी कि स्थान की बचत भी करता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बड़े आंकड़ों को हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों ही गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही चरों को दिखाया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य है, वो है तुलना करना आसान बनाना। कि यानी कि जिनकी तुलना करनी है उनको पास पास रख दिया जाता है। लड़के लड़कियों की तुलना हो सकती है, 11वीं 12वीं के बच्चों की तुलना हो सकती है और तुलना के आधार पर हम कई सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि सारणियन के माध्यम से हम तुलना करते हैं। कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ मतलब सेल बढ़ रही है, घट रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारणी अगर बन जाती है तो बहुत आसानी से उसकी तुलना की जा सकती है। इसके अलावा सांख्यिकी के जो विश्लेषण है उनमें सहायक है। आप टेबल के माध्यम से आंकड़ों की में रेंज निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कोरिलेशन निकाल सकते हो। तो ये तमाम तरीके की चीजों करने का प्रयोग आप कर सकते हो सारणी के माध्यम से। यानी कि सारणी आपको न केवल आंकड़ों को सरल बना प्रस्तुत करती है, बल्कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करने का पहला स्टेप जो है वो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्म में रखना है। बात करते हैं दोस्तों एक अच्छी सारणी के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अच्छी सारणी वो होती है जिसमें शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक होना जरूरी। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं चलिए यहां समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं शीर्षक देता हूं, शीर्षक मान लीजिए XYZ महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। तो इससे दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम ये जो टेबल है वो किसके बारे में बात कर रही है। तो जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी कि एक बार आपका शीर्षक पढ़ते ही एक व्यक्ति समझ जाए कि किस विषय में बात की जा रही है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे टेबल लिखा, आपको समझ में आना चाहिए कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में यहां पर बात की जाने वाली है। इसके अलावा उपयुक्त आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारणी बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई डेटा आए ही ना।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डेटा सारे के सारे, मान लीजिए पीएचडी के स्टूडेंट है और आप उसको टेबल में शामिल ही नहीं करते, ये भी गलत है। मान लीजिए बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो गए और अब आप उनको शामिल कर रहे हो, ये भी गलत है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सारणी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर समस्त आंकड़े समाहित हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई आंकड़ा ओवरलैप कर जाए, ऐसा भी ना हो कि कोई आंकड़ा जबरदस्ती उसके अंदर घुस जाए। तो ये भी एक अच्छी सारणी का गुण होना चाहिए। इसके अलावा सारणी दिखने में आकर्षक होनी चाहिए। अगर आप सारणी को गंदा बनाओगे, टेबल साफ सुथरी नहीं बनाओगे, टेबल व्यवस्थित मतलब एक तरीके से कॉलम की अलाइनमेंट सही नहीं होगी, तो उस सारणी को अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छी सारणी के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपर अलाइनमेंट हो, प्रॉपर साफ सुथरी हो, अच्छी तरीके से उसके अंदर शब्दों का प्रयोग किया गया हो, आसानी से उसको समझना हो। तो ये सारी बातें एक अच्छी सारणी के अंदर होना आवश्यक है। इसके अलावा उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। देखिए सारणीयन के लिए आवश्यक है कि जो उद्देश्य अनुसंधानकर्ता का है वही उसी उद्देश्य के अनुरूप सारणी होनी चाहिए। अगर सारणी उसके अनुरूप नहीं है तो डेफिनेटली जो आप कह सकते हो एक तरीके से सारणी है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। अच्छी सारणी तभी मानी जाएगी जब वो उद्देश्य के अनुरूप हो। और सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर जितने भी हमारे उद्देश्य हैं सभी के उद्देश्य की पूर्ति उससे हो जाए। इसके अलावा सरलता होना बहुत जरूरी है, यानी कि सांख्यिकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त हो जानी चाहिए और आसानी से समझ में आ जाए ऐसी सारणी होनी चाहिए। यानी कि जो पाठक है जो सारणी को पढ़ रहा है उसको एक बार में सारणी समझ में आ जाए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हो, कॉलम किस चीज का है, रो किस चीज की है, इस तरीके की बातें अच्छी सारणी में मानी जानी चाहिए। और आंकड़ों की जो आसान तुलना की जा सके, यानी कि जो जिन आंकड़ों में तुलना की है वो पास पास रखे जाने चाहिए ताकि आसानी से उसकी तुलना की जा सके। इसके अलावा अच्छी सारणी का वैज्ञानिक ढंग से तैयार होनी चाहिए। सारणी व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से अगर बनाई जाएगी तो उससे हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसमें किसी तरीके का भ्रम नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि सारणी किस तरीके की होनी चाहिए। यानी कि सारणी के लिए जरूरी है कि सारणी व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, साफ हो, सुथरी हो, अच्छी दिखने, अलाइनमेंट सही से हो, स्पष्ट हो, उद्देश्य के अनुरूप हो। ये सारी बातें दोस्तों एक अच्छी सारणी की विशेषताएं मानी जाएंगी। बात करते हैं सारणी के कि कौन कौन सी चीजें सारणी के अंदर होती है। तो देखिए सबसे पहले आता है इसके अंदर टेबल नंबर। जैसे मान लीजिए मैं टेबल नंबर डाल देता हूं 1, तो एक अच्छी सारणी वो है जिसके अंदर टेबल नंबर होगा, यानी कि क्रम, टेबल संख्या। उसके अलावा टाइटल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने टेबल नंबर 1 डाल दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं विद्यार्थियों की संख्या, मतलब पूरा तो लिखना चाहिए था, मैं एक मिनट दोबारा लिख देता हूं। हाँ, या लिख देता हूं XYZ महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर कैप्शन, कॉलम, हेडिंग होनी चाहिए। यहां पे हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, यहां पे हम लिख सकते हैं लिंग अनुसार, यहां पे हम लिख सकते हैं क्षेत्र अनुसार। ठीक है जी, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं पुरुष, इसी तरीके से महिला, ग्रामीण, शहरी। और यहां पे हम लिख सकते हैं BA, MA और PhD। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल हम अपनी संख्याओं के बारे में लिखेंगे। यानी कि सबसे पहला क्या जरूरी है, नंबर 1 कि सांख्यिकी संख्या होनी चाहिए। सबसे जरूरी है सांख्यिकी की संख्या होनी चाहिए। हाँ, यानी कि जब एक स्थान पर एक से अधिक सारणी दी जाती है तो प्रत्येक सारणी को संख्या दी जाना आवश्यक है ताकि स्पष्ट रूप से समझा जा सके कि किस चीज के लिए कौन सी सारणी बनाई जा रही है। इससे आगे संदर्भ देना आसान हो जाता है। सारणी संख्या हमेशा सारणी के ऊपर होनी चाहिए, जैसे सारणी 7.1, 7.2 या 5, 6, 7 जो आप लिखना चाहो वो लिख दो। यानी कि सारणी का जो स्थान है वो सबसे टॉप पे होता है, इस जगह होता है, सबसे ऊपर जो है ना वो जगह है सारणी की, ये जगह है, ये है सारणी की। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं।
इसके अलावा शीर्षक बहुत जरूरी है बच्चों, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पूरी की पूरी टेबल का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके अंदर आंकड़े, सभी आंकड़े समाहित हो जाए, यानी कि आंकड़ों की व्यवस्था को, पूरी आंकड़ों की सभी विशेषताओं को समझाने के लिए एक उपयुक्त शीर्षक होना बहुत जरूरी है, ताकि आंकड़ों के टेबल के बारे में किसी भी तरीके का भ्रम ना रहे। इसके अलावा कैप्शन होना चाहिए, कॉलम हेडिंग होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्तंभ शीर्षक वे शीर्षक होते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभों से ऊपर दिए होते हैं। ये प्राय स्तंभ के मध्य भाग में छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं ताकि कम स्थान में अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा सके। तो ये हमने बताया, कैप्शन हो गया, कॉलम हेडिंग। इसके अलावा अगला होता है पंक्ति यानी कि रो हेडिंग। अब जैसे यहां पे है कक्षा, यहां पे आ जाएगा कक्षा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा रो हेडिंग होना जरूरी है, यानी कि रो हेडिंग क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हाँ, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हेड नोट होना जरूरी है। हेड नोट कहां पे लिखा जाता है कि यहां पे हेड नोट लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है। यहां पे फुटनोट भी बोल देते हैं इसको, हेड नोट लिखा जाता है, यानी कि कई बार हेड नोट का मतलब है, यहां पे लिखा जाता है कि वर्ष 2021 में प्रवेश के आधार पर, इस तरीके से आप हेड नोट भी लिख सकते हो। हेड नोट के बाद आपको सारणी के अंदर जो आता है वो आता है आंकड़ों के सोर्स, यानी कि आंकड़ों का सोर्स क्या है, कहां से आपने आंकड़े लिए, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। और लास्ट में फुटनोट, यानी कि अगर कोई बात शीर्षक, स्तंभ, पंक्ति या मुख्य भाग से स्पष्ट ना हो तो वहां पे लिख दिया जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इस तरीके से दोस्तों एक सारणी बनाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारणी बनाना आ गया होगा। आगे हम बात करें सारणियन के प्रकार की, तो अब हम आगे बात करते हैं सारणियन के प्रकार की। तो अब हम बात करते हैं सारणियन के प्रकार की। तो सारणियन प्रस्तुतिकरण में सारणी के उद्देश्य के अनुरूप या आंकड़ों की प्रकृति या संरचना के अनुरूप हम सारणी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के अनुरूप। तो पहला है सामान्य प्रयोजन वाली सारणी, यानी कि जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, यानी कि सामान्य प्रयोजन वाली सारणी ऐसी सारणी होती है जो सामान्य संदर्भ के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। इन सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं संदर्भ सारणी, रेफरेंस शेड्यूल बोलते हैं, या इसको भंडार सारणी बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से हम आंकड़ों को हम अपने पास रख लेते हैं, हालांकि किसी उद्देश्य के लिए हमने नहीं रखा, लेकिन हमने आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से रख लिया। लेकिन जब हम संग्रहित आंकड़ों को किसी विशेष उद्देश्य या विशेष प्रयोजन के लिए रखते हैं तो उसको बोलते हैं विशेष प्रयोजन सारणी, स्पेशल पर्पस टेबल। विशेष प्रयोजन सारणी किसी विशेष जांच या अध्ययन के लिए तैयार की जाती है, या किसी एक विषय या प्रश्न से संबंधित संक्षिप्त और विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है। इसको हम बोलते हैं पाठ्य सामग्री, सारांश सामग्री या विश्लेषणात्मक सारणी के नाम से भी इसको जानते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के कई वर्ष के उत्पादन के आंकड़े, यानी कि जब हम केवल उत्पादन के आंकड़े दिखा रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा विशेष प्रयोजन सारणी। और जब उत्पादन, बिक्री, लाभ, हानि, घाटा, फायदा, एम्प्लॉय, ये वो फलाना ढिमकाना सबके दिखा रहे हैं, सब चीजों को दिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगा सामान्य प्रयोजन वाली सारणी। यानी कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक सारणी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं विशेष प्रयोजन सारणी, जिसको कि हम सारांश सारणी भी बोलते हैं, विश्लेषणात्मक सारणी बोलते हैं और पाठ्य सामग्री सारणी भी बोलते हैं। और जब हम सामान्य रूप से सारणी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सामान्य प्रयोजन सारणी, जिसको संदर्भ सारणी या भंडार सारणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सारणी का प्रकार है मूल और व्युत्पन्न। मूल सारणी में आंकड़ों को जैसा है वैसे रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और जब आंकड़ों को अनुपात में, परसेंटेज में, रेशो में इस तरीके से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी। यानी कि जब हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों के मार्क्स दिखाएंगे, मान लीजिए विद्यार्थियों की है विद्यार्थी, अब मार्क्स उनके आए 50, 60 हमने दिखा दिए, तो ये कहलाएगी मूल सारणी। और जब हम उनका परसेंटेज दिखा देंगे 80%, 90%,
तो ये कहलाएगी हमारी व्युत्पन्न सारणी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि मूल सारणी में आंकड़ों को जैसा है उसी रूप में रख दिया जाता है, व्युत्पन्न सारणी में आंकड़ों को औसत में, प्रतिशत में, सूचकांक में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा संरचना के आधार पर सरल सारणी होती है जिसमें किसी एक विशेषता को दिखाया जाता है। जैसे यहां पर केवल एक ही विशेषता को दिखाया गया है, वो है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या और उसका आधार क्या है? कक्षा। कक्षा और विद्या, यानी कि एक आधार है कक्षा, डिफरेंट कक्षा में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये एक विशेषता को दिखाया जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या को। इसके अलावा जब हम लड़के लड़कियों को दिखाएंगे, यानी कि यहां पर दो हो गए ना, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और उसमें भी कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपका कहलाएगा दो मार्गीय सारणी। यानी कि जब हम आंकड़ों की से संबंधित किसी दो विशेषताओं को दिखाते हैं, जैसे कक्षा हो गई और लिंग हो गया, तो उसके आधार पर हमने जब किया कक्षा और लिंग, तो इसको बोलते हैं हम दो मार्गीय सारणी। तीन मार्गीय में क्या हुआ? कक्षा हो गई, लिंग हो गया और उसके अलावा निवास हो गया। यानी कि क्लास, बॉयज रूरल, बॉयज अर्बन, बॉयज टोटल, बॉयज रूरल, गर्ल्स अर्बन, गर्ल्स टोटल। यानी कि इसके अंदर कितनी विशेषता हो गई? तीन विशेषता हो गई। एक तो लिंग हो गया, कक्षा हो गई, तीसरा हमारा निवास स्थान हो गया। इसके अलावा अगर इससे ज्यादा विशेषताएं, तीन से ज्यादा विशेषताएं, तो उसको बोलते हैं बहुमार्गी विशेषता। यानी कि इसके अंदर कक्षा हो गई, लिंग हो गया, लड़के लड़की, शहरी हो गया और विवाहित या अविवाहित। तो इसको हम एक तरीके से जटिल सारणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर विश्लेषणात्मक तरीके से कई तरीके के आंकड़े जो हैं वो दिए होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार यहां पे मैं आपको सारणी के लाभ भी चर्चा कर लेता हूं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो एक तो इसका सरल और संक्षिप्त ढंग से ये प्रस्तुत कर देता है आंकड़ों को, यानी कि इसके अंदर हमें आंकड़ों को बहुत बड़ा बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही सरल स्पष्ट तरीके से आंकड़ों को रख देता है, तुलना में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा सरल विश्लेषण हो जाता है इसके माध्यम से। यानी कि सरल विश्लेषण का मतलब है कि आंकड़ों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। स्थान की बचत होती है, समय की बचत होती है, क्योंकि जब हम टेबल के माध्यम से आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। इसके अलावा हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आकर्षक प्रस्तुतिकरण संभव हो जाता है और वैज्ञानिक विधि से इसका प्रयोग संभव है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था कि हमने सारणियन के बारे में समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारणियन समझ में आ गया होगा। आगे हम बताएंगे कि चित्र किस तरीके के, कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।